इसके बाद अब बात करेंगे मुद्दों की। और सबसे पहला मुद्दा वो मुद्दा है वक्फ से जुड़ा हुआ, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिल रहा है और जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि वही लोग हैं सड़कों पर क्या जिनके हितों पर चोट पहुंची है, क्योंकि वक्फ की सियासत में हिस्सेदारी का सवाल आ रहा है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वक्फ एक्ट पर छिड़ी बहस के बीच वक्फ संपत्तियों के बंदरबाट और चोरी का मामला गुजरात में सामने आ गया है, और ऐसे एक क्या अनेक मामले देश भर में होंगे। अहमदाबाद पुलिस ने वक्फ संपत्तियों के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ लोगों ने वक्फ की ट्रस्टी बनकर एक प्लॉट पर घर और दुकान बना लिया और गरीब लोगों से मनमाना किराया वसूलने लगे। और ये 1-2 साल नहीं, पिछले 30 सालों से चल रहे इस रैकेट में वक्फ की संपत्तियों पर कुछ लोगों ने 100 से भी ज्यादा घरें और दुकानें बनवा दी और बिना वक्फ बोर्ड की इजाजत के ही किराया वसूलते रहे, खुर्द-बुर्द करते रहे। देश भर में गरीब लोगों की भलाई के लिए किसी के दान का कैसे बेजा इस्तेमाल हो सकता है, ये कोई अकेला मामला में अहमदाबाद की घटना नहीं है। इस तरह के हजारों सैकड़ों मामले हो सकते हैं देश भर में। मुतवल्लियों के रैकेट में हजारों एकड़ जमीन इसी तरह से वसूली के लिए काम आ रही है, लेकिन सियासत है वो तो कुछ और ही बता रही है। वक्फ एक्ट पर छिड़ी बहस के बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने पसमानदा मुसलमानों के समाज के बीच जाकर उन्हें नए बिल के प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की पहल तेज की है। और रिजिजू ने कहा कि मोदी सरकार गरीब, महिलाओं, उपेक्षित लोगों की भलाई के लिए वचनबद्ध है। वक्फ एक्ट इसी दिशा में एक बड़ी पहल है, जिसमें वक्फ की 9.3 लाख एकड़ संपत्तियों में गरीब मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित हो, उन्हें उनका हक मिले। किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि वक्फ संपत्तियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। जिन लोगों ने करोड़ों की संपत्ति हड़प ली है, वही लोग विरोध का झंडा उठाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यह वक्फ की संपत्ति है, देश की संपत्ति है, इसका लेखा जोखा तो जरूरी है। उधर कुछ मौलानाओं ने दिल्ली में वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है तालकटोरा स्टेडियम में। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बैठक से हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने दूरी बना रखी है। जमाते उलेमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और AIMM जैसी जमातों ने पूरे देश में मुस्लिम समाज की रहनुमाई का ठेका ले लिया है, ठेका उठा लिया है। लेकिन क्या मुसलमानों के अन्य संगठन और उनकी जमातें इनके साथ हैं? यह देखना बाकी है, बल्कि बहुत कुछ नजर आ रहा है कि नहीं है साथ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नया वक्फ एक्ट अगर संविधान सम्मत नहीं है तो यह देखना तो सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन जो लोग शरिया को संविधान से ऊपर रखते हैं, मंत्री तक ऐसा बयान दे चुके हैं झारखंड में, उनके लिए तो कोर्ट का फैसला कितना महत्व रखता होगा आप समझ सकते हैं। और वो भी कि जरा थोड़ा पीछे देखिए, शाहबानो मामले में हुआ क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और फैसला दिया और उन लोगों ने दबाव डाल करके राजीव गांधी सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटवा दिया, संसद में कानून बनवाकर। इन सब के बीच तालकटोरा स्टेडियम में बैठक बुलाई गई है, तो इस मीटिंग में आए हुए धर्मगुरुओं ने क्या कुछ कहा, आइए देख लेते हैं। हम पब्लिक के दरमियान जाएंगे, पब्लिक को अवेयर करेंगे कि ये जो संशोधन लाए गए हैं किस तरह से ये घातक हैं, किस तरह से ये चैलेंज कर रहे हैं वक्फ एक्ट को। ये काम हमारा है, हम करते रहेंगे। गवर्नमेंट जो इस वक्त वक्फ से मुताल्लिक कानून लाई है, यहाँ के संविधान की रूह को मुतासर करती है। किस तरीके से वक्फ बाय यूज़र को डीनोटिफिकेशन करने का मामला एक बहुत बड़ा खतरे का संदेश है और पूरे देश भर में एक विवाद पैदा करने की कोशिश है। अपने हित को लेकर जमा हो रहे हैं ये लोग। मौलाना यासूब अब्बास ने वक्फ पर कहा कि मामला तो अभी कोर्ट में चल रहा है, तो अभी तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, जो अच्छी बात है। के लीडरों को आना चाहिए और आवाज़ बुलंद करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के दायरे में रह के, जो हमारे संविधान ने हमें राइट दिया है। मगर अभी क्योंकि कोई फैसला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरे ख्याल से इस एहतजाज से कोई ज़रूरत नहीं, इस एहतजाज की, और एहतजाज कोई माने नहीं रखता है। और वही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ पर कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम लोग हमारे साथ हैं। गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि सारा मुसलमान विरोध कर रहे हैं। कुछ मुसलमान जो गुमराह किया हुआ है और कुछ मुसलमान जो मुसलमानों को वोट बैंक ट्रीट करते हैं,
वो लोग गुमराह कर रहे हैं, वो सड़क पे उतारने का नाटक कर रहे हैं। आम मुसलमान इस वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा देश एक साथ है और इतना बड़ा देश का संपत्ति को लूटने वालों को हम लोग पूरा लोगों के सामने में एक्सपोज करेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद हम पूरा सूची देने वाले हैं। ये जो नाटक कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी का नाम से जो लूटे जा रहे हैं, इन लोगों का हम लोग सूची जारी करेंगे, इन लोगों को एक्सपोज करेंगे। तो किरेन रिजिजू कह रहे हैं एक्सपोज करेंगे इन सब को जिन्होंने बेजा इस्तेमाल किया है। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो संवाददाता। मुंबई से हमारे साथ योगेश शीतल जुड़ चुके हैं, साथ में हमारे साथ अहमदाबाद से हमारे संवाददाता भार्गव जी जुड़ गए हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी स्टूडियो में हैं। मैं आज पहले भार्गव जी के पास चलता हूं क्योंकि वहां से एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। भार्गव जी, जिस तरह से कि ये मामला सामने आया है, 30 साल पुराना मामला, 30 साल से ये गड़बड़ी, 30 साल से ये बेजा इस्तेमाल हो रहे थे और भी इस तरह के मामले हो सकते हैं। अभी तक इस मामले में क्या कुछ खुलासा हुआ है भार्गव जी? जी लालचंद जी, ये महत्व की बात है। ये सही मौके पे आपने अपनी स्टोरी चलाई है, अपने दूरदर्शन ने बहुत अवेयरनेस लेके ये स्टोरी को हाथ में लिया है, तो बहुत आनंद की बात है कि सही समय पे ये स्टोरी चल रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गुजरात पुलिस, अहमदाबाद पुलिस ने जो कार्य किया है, बहुत बड़ा कार्य किया है, क्योंकि इतने सालों से ये वक्फी संपत्ति पे ये कब्जा करके बैठे, ये पांचों लोग कब्जा करके बैठे हैं और अवैध संपत्ति पे कब्जा धरा के उनके पास से पैसा वसूली कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी, ये जो उनको गुनाह किया है उसका जामीन भी नहीं हुआ है अभी तक, जामीन की अर्जी भी उनकी नकारी की गई है। जी जी बिल्कुल, इस तरह के मामले जिस तरह सामने आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इससे ये तो लगता है बहुत सारे ऐसे मामले आ सकते हैं देश भर में, और मामले तो मुंबई से भी आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए। योगेश शीतल, योगेश, जिस तरह के वक्फ बोर्ड के लोगों के द्वारा जमीनों को, संपत्तियों को इधर उधर करने का मामला है, ये तो मुंबई से बहुत सारे मामले। अभी बोरा समाज के लोग आए थे, उन्होंने भी वहां से शिकायत दर्ज कराई थी कि वहां पर उनकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने इधर उधर कर दिया दावा करके। ऐसे मामले मुंबई से भी आते ही रहते हैं। क्या कुछ मुंबई में वक्फ बोर्ड को लेकर हलचल है, क्या सुगबुगाहट है? और ये जो कुछ लोग कॉल दे रहे हैं कि आइए आइए विरोध करिए, मुंबई में आम मुसलमान इस बात को समझ रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड में ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को इधर उधर किया है। देखिए लालचंद, मुंबई में जो है बीजेपी ने पहले ही, बीजेपी और साथ में जो प्रबुद्ध, जो प्रोग्रेसिव कम्युनिटी थी, वो पहले ही उन्होंने मोर्चा संभाल लिया था। और जैसे ही बिल पे बहस शुरू हुई थी लोकसभा और राज्यसभा में, उसके समानांतर यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया गया था। आउटस्कर्ट्स पे भी किया गया था, मसलन आउटस्कर्ट्स पे आप कल्याण ले लीजिए, पालघर ले लीजिए, इसके अलावा जो सिटी है प्रॉपर, जैसे बोरीवली है, कांदीवली है, मुंबई है, साउथ मुंबई है। अगर आप ओवरऑल महाराष्ट्र को देखेंगे तो करीब 23,599 प्रॉपर्टीज जो है वो 92 एकड़ का एरिया है करीब करीब, उसमें फैली हुई है। 60% जो प्रॉपर्टीज है वो मराठवाड़ा में, जिसमें कि आप जो है छत्रपति संभाजी नगर ले लीजिए या फिर जालना ले लीजिए या फिर जो ये सब इलाके हैं वहां पे है प्रॉपर्टी। आज यहाँ पर जो है जो अवेयरनेस प्रोग्राम था उसी की अगली कड़ी आप कह सकते हैं। खुद किरण रिजिजू यहाँ पे आए थे, जगदम्बिका पाल जो जेपीसी को लीड कर रहे थे वो यहाँ पर आए थे, और भारतीय जनता पार्टी और साथ में अल्पसंख्यक मोर्चा और साथ में सिविक सोसाइटी के जो लोग हैं, महिलाएं जिनमें से शामिल हैं, मुस्लिम महिलाएं, वो सब आई थी। एक संवाद स्थापित किया गया, कम्युनिकेशन हुआ जो कि पहले से चल रहा था, लेकिन चूंकि आज टॉप लीडरशिप आई तो उसको और आप कह सकते हैं कि एक तरीके का पेस या एक तरीके का तेज जो है वो दिया गया। यहीं पर जो है थोड़ी देर पहले जगदम्बिका पाल और उससे पहले जो है जो किरण रिजिजू, उन दोनों ने एक प्रेस वार्ता को भी एड्रेस किया। अगर मैं आपको हाईलाइटर बता दूं तो जो मेन इशू है वो ये है कि जिस तरीके से भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से र्यूमर्स को स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है, उसको बस्ट करने के लिए जो
जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मोर्चा संभाला गया है। खुद किरण रिजिजू ने इस बात को कहा, बहुत जल्दी वो सूची भी जारी करेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी, या आप कह सकते हैं कि जो सिविक सोसाइटी है, वो पूरी तरीके से तैयार है विथ फिगर, विथ एस्थेटिक्स, कि किस तरीके से वो चीजों को ट्रांसपेरेंटली लोगों के सामने जाके आउटरीच प्रोग्राम को जो एडवांस करके वो लोगों से मिले, उनको बताए कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या है, लीगल स्टेट जो स्टेटस है वो क्या है, और साथ में प्रोस एंड कॉन्स जो है वो क्या है, क्या चीजें जो है उनको गलत बताई जा रही है और क्या एक्चुअल स्टेटस है। तो कुल मिलाकर जो है काफी एग्रेसिवली इस मामले पर जो है वो पार्टी और साथ में जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है वो भी इस मामले में आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि अब मुकाबला करने के लिए, हकीकत बताने के लिए सरकार ने पूरी तरह कमर कस ली, और उसी के तहत मुंबई का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। बने रहिएगा हमारे साथ विनोद जी। एक तरफ जो ये बातें चल रही हैं, अहमदाबाद जैसे मामलों के खुलासे हो रहे हैं, दूसरी तरफ ताल कटोरा स्टेडियम में लोग जुटाए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने दूरी बना रखी है। क्या मामला है? क्या कहीं ना कहीं राजनीतिक दल अब इस बात को समझ रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो जो होगा वहां से होगा, उसके पहले इस तरह की चीजें करने का कोई मतलब ही नहीं है। जी अभी योगेश बता रहे थे, उसी में मैं जोड़ता हूं कि अभी एक काम तो सरकार की तरफ से इस बात को आप सराहना कर सकते हैं कि सरकार ने रीच आउट प्रोग्राम बनाया है जी, कि जो स्टेक होल्डर है उसमें गरीब मुसलमान या गरीब मुस्लिम बेवाएं, और उनको आज तक अभी तक इस 75 साल के में उस वक्त की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदारी या कोई भागीदारी नहीं मिली। तो इस बात को सरकार को बताना जरूरी था, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल है। लेकिन जो बात संसद की चर्चा में किरण रिजिजू माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर ने बताया था, वो भी गौर करने लायक जी। उन्होंने कहा था कि यही बात दोहराते हुए उन्होंने कहा कि ये वक्फ के खिलाफ में, इस वक्फ एक्ट के खिलाफ में जो लोग बोल रहे हैं, उन लोगों को सामने में लाना जरूरी है जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति हथियाए हुए, बिल्कुल, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। और वही लोग अभी आप ताल कटोरा स्टेडियम में जो अभी चल रहा था वक्फ बचाओ अभियान, अगर आप उसमें गिनती कीजिए, जो स्टैटिक को कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी देने वाले हैं, कि रिजिजू ने साफ तौर पे कहा कि हम उन लोगों का नाम पब्लिक करने जा रहे हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्ति को कब्जा किया हुआ है, जो वक्फ की करोड़ों संपत्ति पे कब्जा करके उनको मामूली दामों में लीज लेके, रेंट लेके, और वो अपना कब्जा बता रहे हैं। तो ये खुलासा क्या एक डर है जो ये समाज को एक भय दिखाते हैं कि तुम्हारी संपत्ति छीन जाएगी, तुम्हारी मस्जिदें छीन जाएगी, तुम्हारे कब्रगाहें छीन जाएगी, दरगाहें छीन जाएगी। ये जो भ्रामक प्रचार हो रहा है, ये इस प्रचार का असर तो होगा जब इस कैंपेनिंग में इस तरह की चीजें होगी। इस भ्रामक प्रचार का असर तो आपने देखा कि आज जो कल जो अहमदाबाद पुलिस ने जो कार्रवाई करते हुए, आप मान सकते हैं कि छोटी कार्रवाई थी, कि अहमदाबाद शहर में एक मस्जिद की जो वक्फ की जमीनें थी, उस जमीन में मुतवल्लियों को पता नहीं है जो 30 साल से इसका किराया कौन वसूल रहा है। उस जमीन पे 100 से ज्यादा घर और दुकान बने हैं, कुछ चंद मौलानाओं के नाम पे वो वसूली हो रही है और पॉकेट में जा रहा है किसी का, और वक्फ के नाम पे वक्फ बोर्ड को, और उसमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, रेवेन्यू नहीं मिल रहा है जी। तो ये जो 9.5 लाख की आप संपत्ति बता रहे हैं लाल जी, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। तो 33 लाख एकड़ जमीन का ये वक्फ बोर्ड है जी, और उसका अगर लेखा जोखा नहीं हो रहा है तो आपको ये सुन के हैरानी होगी कि इस वक्त के पूरे राजस्व का जब ये रिकॉर्ड आता है सालाना, तो उसका 125 करोड़ से ज्यादा अभी कितने सालों से आगे नहीं बढ़ा। बिल्कुल। तो इस शर्मनाक चीज को बताने के बगैर अगर आरजेडी के नेता, जो अभी आप कह रहे थे कि कोई नेता उसमें शामिल नहीं थे, दूरी बना रखी, कोई नेता शामिल नहीं थे, लेकिन मनोज झा अपने कैपेसिटी से उसमें अपना भाषण देने गए थे, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, तो वो बताने गए थे कि मुसलमान जो आजादी के बाद यहाँ रह गए, पार्टीशन के बाद, वो इनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, करार हुआ है। अच्छा, ये कितनी शर्मनाक बात है कि आप ये देखिए कि आपको वोट बैंक बनाना है, तो आप मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, संविधान ने उनको बराबर का हक दिया है, लेकिन आप उसको बता रहे हैं कि उसके एक करार के तहत यहाँ रोका गया है। अच्छा, इस तरह के भ्रामक प्रचार से आप इस देश को गुमराह कर रहे हैं, आप मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं, आप उनको वही अशिक्षा और जिल्लत की जिंदगी में धकेलना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के भड़काऊ बयान
और ये ओवैसी के साथ साथ जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ एनजीओ हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं और वोट बैंक की सियासत में ये एक ठेकेदार बने हुए। मनोज झा से कोई पूछे कि ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट करना था तो देश का बंटवारा क्यों हो गया 1947 में, ये पूछे कोई मनोज झा से। खैर भार्गव जी, जिस तरह का ये भंडाफोड़ हुआ है, जिस तरह पर्दाफाश हुआ है इस मामले का, अब इस मामले में आगे एक्शन क्या होने वाला है और जो पकड़े गए हैं क्या उनकी तरफ से कुछ सफाई दी गई है, कुछ कहा गया है क्या? नहीं लालचंद जी, अभी उनकी तरफ से तो कुछ नहीं किया गया है। उनको जामीन की अर्जी है और जामीन की अर्जी भी रिजेक्ट की गई है और साथ में ये वक्फ बोर्ड की जो मिल्कत थी उसके साथ में अहमदाबाद नगर निगम की भी मिल्कत थी, उन पे भी कब्जा किया गया था। तो अहमदाबाद नगर निगम अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा भी उनके पर कानूनी कार्यवाही का निर्देश दे दिया है। अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर ने भी उनको आदेश दे दिया है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और अहमदाबाद में दूसरी कौन सी वक्फ की जमीन है उन पर जांच किया जाए। जैसे अहमदाबाद में जो बड़ा माइनॉरिटी सेल का जो एरिया है, जमालपुर है, गायकवाड़ हवेली है, जुआपुरा है, सरखेज है, वहां भी उनकी तपास का आदेश दिया गया है कि कहीं कहीं जमीन पर कहां गैरकायदे मिल्कियत पर अवैध रूप से इन लोगों किन लोगों ने कब्जा किया गया है, उनकी भी जांच की जाए और अहमदाबाद पुलिस भी तेज हो गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भार्गव जी जुड़ने के लिए और पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। योगेश आपका मुंबई से बहुत बहुत शुक्रिया और विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज खास चर्चा हम करने वाले हैं कि राहुल गांधी ने 7 समंदर पार जाकर के एक बार फिर से चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया है और जब चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया है तो क्या कुछ एक बार फिर से सवाल उठे हैं और राहुल हैं कि रुकते नहीं। चुनाव आयोग चाहे जितना विस्तार से जवाब दे दे, राहुल रुकने वाले हैं नहीं, चाहे 7 समंदर पार जाके करें या यहां पर करें। बीजेपी हमलावर है, इस पर खास चर्चा करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का।